नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मंगल दोष के ऊपर बृहद चर्चा करेंगे। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो यह वीडियो को देखिए, नहीं तो सेव करके रख लीजिए, बाद में इसको देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में आप सीखेंगे मंगल दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्योंकि क्यों मंगल दोष लगता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्यों मंगल दोष लगता है, मंगल दोष किन किन भावों में मंगल रहते हैं तब लगता है। और देखिए, आज के समय में 80% जो कुंडली होता है वह कुंडली मांगलिक होता है। तो मंगल दोष कटता भी है, बहुत तरीकों से मंगल कटता है। तो इसका एकदम प्रमाणिक सूत्र के साथ और जो हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है उसी के अनुसार आपको एकदम प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ बताया जाएगा कि मंगल दोष क्या है, उसका परिहार क्या है और कैसे मंगल दोष रहते हुए भी आप विवाह संपादित कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए अंत तक, अगर आपके पास समय है तो। चलिए आपको ले चलते हैं एक शानदार पीडीएफ पर। सबसे पहले समझते हैं मंगल दोष क्यों लगता है। जी हाँ, मंगल दोष को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि मंगल दोष क्यों लगता है। मंगल दोष को देखिए अंधविश्वास की तरह नहीं, ऊर्जा एनर्जी की तरह, ठीक है, साइकोलॉजी के सिद्धांत से समझना चाहिए। ये केवल ऐसा नहीं है कि कहीं ग्रंथ में लिख दिया है कि अंधविश्वास है कि हाँ मंगल दोष होता है तो हम मानने लगे, नहीं। इसको आप साइंटिफिक तरीके से समझिए कि मंगल दोष लगता क्यों है, और यह भी बताया जाएगा इसमें कि मंगल दोष इत्यादि का शमन कैसे होता है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले समझिए मंगल, मंगल है क्या। मंगल तीव्र ऊर्जा का ग्रह है, इसको अग्नि तत्वीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सूर्य मंगल ये जो है ये अग्नि तत्वीय ग्रह है, इनके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होता है। मंगल ऊर्जा, क्रोध, जल्दबाजी, साहस, शारीरिक बल और प्रभुत्व का प्रतीक है, यानी कि एक नेतृत्व करने वाला ग्रह है। इसको सेना नायक की भी दर्जा दी गई है मंगल को, ठीक है। और ये जल्दी क्रोधी हो जाता है मंगल, ठीक है। धैर्य की कमी होती है, जिसके लगन इत्यादि में मंगल हो उनके अंदर धैर्य की कमी होती है, ठीक है। ऊर्जावान ग्रह है, ये ज्यादा जल्दी बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। यह न तो अच्छा है न बुरा, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। यह तीव्र है, समझना क्या है, यह तीव्र है यानी कि एग्रेसिव इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। समस्या तब होती है जब यह तीव्रता विवाह जैसे कोमल संबंध में असंतुलन पैदा कर देता है। समझ रहे हैं। विवाह, विवाह क्या है, सामंजस्य, धैर्य और समर्पण, सेटलमेंट के साथ पेशेंस होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए विवाह में, ठीक है। विवाह में जरूरत होता है धैर्य का, धैर्य होना चाहिए, एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, भावनात्मक संतुलन होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट जिसको कहते हैं वह होना चाहिए विवाह वैवाहिक जीवन में। और सहनशीलता, मान लीजिए सामने वाला कुछ बोल दे रहा है तो भी सह जाए। और मंगल वालों में क्या होता है, मंगल वालों में अगर किसी ने सामने बोल दिया तो उसका प्रतिक्रिया बिना दिए यानी बिना रिएक्शन किए वो मानेगा नहीं। अगर कोई एक चाटी दे रहा है तो दो चाटी वो देकर रहेगा। अगर कोई एक बात बोल रहा है तो मंगल वाले दो तीन बात कहेंगे ही कहेंगे। ये मंगल वाले बर्दाश्त नहीं करते हैं। मंगल वालों के अंदर है कि सहनशीलता बहुत कम होती है, वो जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। बात कम करेंगे, एक्शन ज्यादा लेंगे, ये मंगल के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं, जब मंगल की ऊर्जा लग्न, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव जैसे वैवाहिक भावों में होती है तो वह व्यक्ति को जल्दी गुस्सा करने वाला बनाता है, डोमिनेटिव, समझ रहे हैं, हावी हो जाता है सामने वाले पर, वो व्यक्ति हावी होने लगता है। समझता है जो मैं कहूं वो ये सामने वाला माने, यानी कहने का मतलब है कि मैं जो कहूं वो माने। वैवाहिक जीवन में तो ऐसा होता नहीं है, विवाह में तो दोनों आदमी का बात सुनना है, समझ रहे हैं। कम सहनशील बनाती है, यानी कि सहनशीलता मंगल वालों के अंदर बहुत कम होता है, ठीक है। यही तार्किक टकराव मंगल दोष की जड़ है, समझ गए। इसी कारण से मंगल दोष उत्पन्न होता है। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है दोष, वास्तविक में दोष कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये चेतावनी है, सजा नहीं। मंगल दोष का अर्थ यह नहीं कि विवाह असफल होगा, ठीक है। विवाह असफल होगा ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति रिश्तों में ज्यादा ऊर्जा और आक्रामकता लेकर आता है, ठीक है। एग्रेसिवनेस ज्यादा लेकर आता है मंगल, ठीक है। अगर सामने वाला साथी शांत स्वभाव का हो तो संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है। लेकिन यदि सामने वाला भी समान ऊर्जा वाला हो, यानी कि उसकी कुंडली में भी मंगल हो, तो फिर यह दिक्कत नहीं होता है। तो वही मंगल रक्षा, साहस और स्थिरता बनाता है, यानी कि प्रोटेक्शन देता है मंगल। साहस यानी कि ऊर्जा बढ़ाता है और स्थिरता भी लाता है, ठीक है। एकदम डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसके बाद आपको परिहार भी बताया जाएगा कि आज के समय में 80% कुंडलियों में मंगल दोष होता है, लेकिन वो कट जाता है। कैसे कटता है ये भी हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। इसलिए मंगल मंगल मिलान देखा जाता है, ठीक है। इसलिए मंगल का मंगल से मिलान देखा जाता है। तर्क से अगर हम लोग समझे, यहां अगर तर्क लगाया जाए तो देखेंगे तो तेज आग प्लस ठंडी लकड़ी, अगर तेज आग हो और ठंडी लकड़ी हो तो क्या होगा, जलन पैदा होगा।
वैसे ही एक आदमी के अंदर ऊर्जा ज्यादा है और एक आदमी बहुत ठंडा है तो क्या होगा, जलन पैदा होगा। और वही तेज आग हो और तेज आग हो तो संतुलित अग्नि यानी कि सामान्य रूप से अग्नि प्रज्वलित रहेगा, यानी दोनों आदमी के अंदर ऊर्जा है तो फिर वो लोग एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहते नहीं है इससे मेरा वाइब मिल रहा है, वाइब मिल रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो कहा जाता हो, यानी हमारा मेंटालिटी एक दूसरे से मिल रहा है। इसलिए मांगलिक इंटू मांगलिक विवाह में टकराव कम माना जाता है। समझ गए, मांगलिक इंटू अमांगलिक में सावधानी जरूरी है। चलिए जी, यानी कि मांगलिक हो और सामने वाला मांगलिक नहीं हो तो सावधानी जरूरी है। आधुनिक भाषा में, आज के भाषा में समझा जाए तो हाई एग्रेसिवनेस, हाई एग्रेशन प्लस लो इमोशनल रेगुलेशन रिस्क, यानी कि रिस्क कम होता है और हाई एग्रेसिव हो तो जाकर के यह विवाह नहीं टिकता है। ठीक है, यही कारण है कि आज तलाक और घरेलू तनाव बहुत ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है, ईगो क्लेशेस यानी कि एक दूसरे के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है। आजकल सोशल मीडिया के कारण भी ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन लोग सहन शक्ति खत्म होता जा रहा है। अब समझते हैं मंगल दोष कैसे लगता है। ये आप समझ गए कि मंगल दोष क्यों लगता है, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल समझ गए। अब समझिए इसका एक शास्त्रीय प्रमाण भी है। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाय भर्ता कन्या विनाशनः विनाशः। इस किसका श्लोक है, मुहूर्त चिंतामणि का है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कन्या की अथवा पति की जन्म कुंडली में लग्न और लग्न से 12वें में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में मंगल यदि बैठा हो तो परस्पर एक दूसरे का घातक होता है। ठीक है, ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है। अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझते हैं, ये देखिए। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ मंगल लग्न में बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो इस भाव में है मंगल, ये एक लग्न में मंगल बैठा हुआ है, एक दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है। दूसरे भाव में तो विशेष आवश्यकता नहीं होती है, कुछ कुछ पुस्तकों में दूसरे भाव में दिया हुआ है, लेकिन एक यहाँ 4, फिर यहाँ नीचे 7 और फिर यहाँ 12 देख पा रहे होंगे आप। 1 4 7 8 और 12, 1 4 7 8 और 12 में अगर मंगल हो किसी भी कुंडली में, लड़का या लड़की के कुंडली में, तो वह मंगल दोष माना जाता है और वह एक दूसरे के लिए हानिकारक होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। चलिए भाई ये तो दे दिया, लेकिन इसका लॉजिक क्या है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में मंगल है तो ऐसा क्या हो जाएगा फर्स्ट हाउस से कि मंगल दोष माना जाए। तो देखिए, लग्न फर्स्ट हाउस में अगर मंगल हो तो स्वभाव और अहम, व्यक्ति के अंदर स्वयं, यानी कि लग्न क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, स्वयं वह व्यक्ति है। जहां मंगल व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक यानी कि एग्रेसिव, जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला, यानी कि जल्दी रिएक्शन करने वाला, और मैं ही सही हूं, मैं सही हूं, यही प्रबल भावना उसके अंदर आ जाती है। और विवाह क्या है, समझौता वाला है। तो जब व्यक्ति खुद ही असंतुलित हो तो रिश्ता कैसे चलेगा। इसलिए जब मंगल लग्न में होता है तो वह व्यक्ति किसी को सुनता नहीं है। और वैवाहिक जीवन में तो भाई पता है आपको कि सुनना पड़ता है एक दूसरे का। तो ये आपको, इसलिए अगर सामने वाले व्यक्ति के भी कुंडली में मंगल हो या उसके सदृश कोई ग्रह हो तब विवाह हो सकता है। इसका परिहार हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए लग्न मंगल यानी कि लग्न में हो तो सेल्फ सेंट्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक दूसरे से झगड़ा होता है। ठीक है, चतुर्थ भाव में मंगल, घर का सुख। चतुर्थ भाव क्या है, घर का सुख है। ठीक है, यानी कि चतुर्थ भाव गृह शांति, मानसिक सुकून का भी घर कहा जाता है। ठीक है, भूमि भवन वाहन इत्यादि का भी तो घर है ही, लेकिन विशेष करके मेंटल सुख, मेंटल पीसनेस का यह भाव कहा जाता है, गृह शांति का यह घर है। तो यहाँ मंगल घर में तनाव, अशांति, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, घर आराम की जगह नहीं, संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है। यानी घर तो आराम का जगह है लेकिन यह संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है जब मंगल वहां पे होता है। तो लॉजिक क्या है, विवाह के बाद जीवन का केंद्र घर होता है। अगर घर ही अशांत है तो रिश्ता टूटेगा ही। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने चौथे भाव में भी मंगल को अशुभ बताया है। ठीक है, इसलिए चौथे भाव में डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि पारिवारिक झगड़ा ज्यादा होने लगता है, इसलिए यहां भी मंगल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए, सप्तम भाव में मंगल हो तो क्यों मंगल दोष लगता है। तो सप्तम भाव सीधा विवाह का भाव है, इसमें सोचना ही नहीं है। सप्तम भाव विवाह का भाव है, पार्टनर का भाव है। ठीक है, बिजनेस सेटलमेंट का भाव है। तो जब सप्तम भाव विवाह का भाव है तो इसमें क्या होता है, सप्तम भाव में पति पत्नी प्लस संबंध। समझ गए, यानी कि ये पति पत्नी का भाव भी है और संबंध का भाव भी है। यहां मंगल जो होता है वो ईगो क्लेश, ठीक है, ईगो क्लैश और डोमियंस स्ट्रगल। ठीक है, पति पत्नी में संघर्ष ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि वो एक दूसरे की नहीं सुनते हैं, वो उस पर हावी होंगे तो वो ये इस पर हावी होंगे। और जिसके सप्तम भाव में मंगल हो वह व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति जो होता है वह ज्यादा ही एग्रेसिव होता है।
उसकी सुनेगा ही नहीं, केवल अपनी सुनाना चाहेगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है, यहाँ मंगल बैठना यानी कि साथी को सहयोगी नहीं प्रतिद्वंदी समझना। समझ गए, प्रतिद्वंदी यानी कि अपोजिट, जैसे दो टीम होता है ना क्रिकेट टीम, तो सामने वाला क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है। तो यहाँ प्रतिद्वंदी नहीं बनाना है, यहाँ तो वो साथी है, एक दूसरे का जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ वो जन्म जन्म का साथ नहीं हो जाता है, एक दूसरे के प्रति एग्रेसिवनेस आ जाता है, यानी कि वह सामने वाला द्वंदी लगता है, ऐसे लगता है दुश्मन है वो हमारा सामने वाला। ठीक है, तो ये मंगल करता है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसीलिए यह सबसे संवेदनशील मंगल यहाँ माना जाता है। इसलिए सप्तम भाव में मंगल हो तो बहुत ध्यानपूर्वक विवाह करना चाहिए। चलिए, उसके पश्चात अष्टम भाव में मंगल हो तो क्या दिक्कत होता है, दीर्घ आयु और वैवाहिक स्थायित्व। यानी कि सप्तम भाव क्या है, विवाह का भाव है, और उससे दूसरा भाव पड़ता है अष्टम भाव, तो वैवाहिक जो स्थिरता होती है, यानी कि जो वैवाहिक जीवन होता है स्थिर रूप से चले, इसलिए अष्टम भाव को भी देखा जाता है। तो अष्टम भाव क्या है, संबंध की उम्र, यानी कि वह संबंध कितना दिन तक चलेगा, संबंध की गहराई, अचानक घटनाएं, इन सब का भाव अष्टम भाव है। तो यहाँ जब मंगल रहता है तो अचानक झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, अलगाव या लंबा मानसिक कष्ट होता है। और एक चीज होता है, जो द्वितीय भाव होता है, वह भाव जो पत्नी होती है उनके परिवार वालों का होता है, ससुराल का भी भाव माना जाता है अष्टम भाव। ठीक है, यानी कि सप्तम से द्वितीय हुआ तो पत्नी का जो है वह परिवार माना जाता है, यानी कि ससुराल का भाव माना जाता है। वहां भी मंगल हो तो ससुराल से नहीं बनता है उस व्यक्ति का, वो ससुराल को महत्व नहीं देता है। और आज के समय में अगर आप पत्नी के मायके का महत्व नहीं दीजिएगा तो वहां भी आपको झगड़ा झंझट इत्यादि हो सकता है। ठीक है, विवाह की असली परीक्षा समय के साथ होती है, अगर अष्टम असंतुलित हो तो रिश्ता टिकता नहीं है। समझ गया। द्वादश भाव, अब देखिए व्यय भाव, व्यय भाव में ऐसा क्या है भाई कि वहां मंगल हो तो उसमें तो खर्चा होता है, व्यय है, यानी कि हर चीज का व्यय होता है वहां पे। तो वहां मंगल हो तो क्या दिक्कत होता है, तो द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो सैया सुख और त्याग, द्वादश भाव को कहा जाता है सैया सुख और त्याग का भाव है। ठीक है, द्वादश शारीरिक सुख प्लस समर्पण का भाव है, और यहां जब मंगल होता है तो असंतोष पैदा करता है। ठीक है, एक दूसरे से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, एक दूसरे जगह चक्कर चलने लगता है उसका। ठीक है, भावनात्मक दूरी, इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाता है, वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, उसके पश्चात शारीरिक या मानसिक असहजता, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों आदमी में असहजता होने लगती है। लॉजिक क्या है, जहां प्रेम होना चाहिए वहां असहजता होने लगती है, यानी ऐसे लगने लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं समझ रहा है, इसको सिर्फ अपने काम और अपने आप से मतलब है, हमसे मतलब नहीं है, इसीलिए वहां असहजता होने लगती है, धीरे धीरे रिश्ता खोखला हो जाता है द्वादश भाव का जब मंगल हो तो। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें अगर इससे मंगल हो तो विवाह कैसे कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारा परिहार भी बताया गया है। अब तो हम लोग समझ गए कि इन भाव में मंगल हो तो क्यों मंगल दोष लगता है, और अब समझते हैं कि मंगल दोष का परिहार क्या है। ठीक है, मंगल दोष का परिहार क्या है, सबसे पहले समझिए, एक श्लोक यहां दिखाई दे रहा होगा, श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको आप अपने से देख लीजिएगा, मैं केवल इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। मांगलिक, मंगल दोष वाली कन्या मंगल दोष वाले वर को देने से मंगल का दोष नहीं लगता है और कोई अनिष्ट भी नहीं होता, बल्कि वर वधु का दाम्पत्य सुख बढ़ता है। समझ गए आप, जैसे मैं आपको यहाँ कुंडली पर लेकर के आता हूँ और यहाँ समझाता हूँ। देखिए, ये जो ये जो कुंडली है, जैसे मान लीजिए लड़के के कुंडली में मंगल लग्न में है, ठीक है, और लड़की के कुंडली में भी मंगल लग्न में है, तो यह विवाह हो सकता है। अगर सप्तम में दोनों आदमी के कुंडली में है, जैसे मान लीजिए चतुर्थ भाव में ही मंगल है लड़का की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है, तब भी विवाह हो जाएगा। अगर लड़के की कुंडली में लग्न में मंगल है, लड़की की कुंडली में व्यय भाव में मंगल है, तब भी विवाह हो जाएगा। अगर अष्टम में मंगल है, यानी कि दोनों आदमी मांगलिक हो तो विवाह हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र किस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार जो अभी हम लोग पढ़े हैं, परिहार वाला, हाँ ऊपर गया, हाँ, इस सूत्र के अनुसार, यानी कि दोनों अगर मांगलिक हो तो विवाह हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका तर्क क्या है, इसका तर्क है कि ऊर्जा का संतुलन, यानी कि दोनों आदमी के अंदर तीव्र ऊर्जा होती है, और जब तीव्र ऊर्जा हो तो वह प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए, जब मंगल दोष वाली लड़की का विवाह मंगल दोष वाले लड़के से होता है तो ऊर्जा समान स्तर की होती है, कोई एक पक्ष दूसरे पर हावी नहीं होता है, अगर हावी होगा तो दूसरा व्यक्ति उसको शांत कर देगा। समझ गए, दोनों की प्रतिक्रिया
यानी कि दोनों का जो एक्टिविटी होता है, सहनशीलता और निर्णय क्षमता बराबर होती है। वह आदमी जो जो निर्णय लेगा सेम वैसा ही यह भी निर्णय लेगा। बिल्कुल लॉजिक एकदम सरल है। तेज व्यक्ति प्लस शांत व्यक्ति जब होगा तो टकराव ज्यादा होगा, और तेज व्यक्ति दोनों मिल जाए तो समझ और संतुलन दोनों होगा। अब देखिए यहाँ पे एक भ्रांति दिमाग में आएगी कि दोनों तेज हो जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। और आजकल हम लोग विवाह में या कभी भी पुराने समय में भी विवाह में देखते हैं, अगर लड़का तेज है तो लड़की शांत होती है। तो ये स्वभाव में शांत होती है। लेकिन यहाँ मंगल क्या है, मंगल यहाँ मेंटालिटी की यहाँ बात की जा रही है, समझ रहे हैं, शारीरिक स्वभाव की नहीं, यहाँ मानसिक स्वभाव की बात की जा रही है कि अगर सामने वाला व्यक्ति तेज है तो उस तरह की सोच सामने वाले व्यक्ति में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए किसी के कुंडली में लग्न में मंगल है तो वह व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत मेहनती होगा, ये सब होगा, और सामने वाले जो व्यक्ति अगर उस तरह का नहीं है तो ऐसे सेटलमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, अगर दोनों के कुंडली में मंगल है तो दोनों आदमी का जो सोच होगा वो बहुत तेज होगा, ठीक है, और एक जैसा होगा। इसलिए यहां मंगल की ऊर्जा विनाश नहीं बल्कि परस्पर साहस, रक्षा भाव और स्थिरता में बदल देती है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं न दोषो न अरिष्टम बल्कि दाम्पत्यो सुखवर्धनम। निष्कर्ष क्या है, मंगल दोष मिटता नहीं, संतुलित हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब दोनों आदमी के कुंडली में है तो मन में आएगा कि मंगल दोष क्या मिट गया, नहीं, मिटता नहीं है बल्कि संतुलित हो जाता है, और वही दाम्पत्य सुख को बढ़ा देता है। चलिए, और भी बहुत सारा परिहार है हमारे शास्त्रों में, और भी बहुत सारे परिहार बताए गए हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि लड़के अथवा लड़की की जन्म कुंडली में अरिष्ट स्थान स्थित शनि, मंगल अथवा उसी के तोड़ का कोई अन्य पापक ग्रह हो, और उसका जवाब देने वाला लड़की की अथवा लड़के की जन्म कुंडली में भी उन्हीं स्थानों में स्थित शनि, मंगल अथवा तत्समान कोई पापक ग्रह हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे एक कुंडली मैं ले रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है मंगल दोष या कुज दोष। श्री गुलशन मांगलिक नहीं है और सुरुश्री डेजी उच्च मांगलिक है, ठीक है। ये कुंडली एक है जिसमें एक आदमी मांगलिक है और एक आदमी मांगलिक नहीं है। अब इसी से मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये लड़की की कुंडली है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूं और आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं। हाँ, एक मिनट, और थोड़ा सा डाउन। हाँ, ये कुंडली देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुंडली। यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ था, लड़की उच्च मांगलिक है। तो मंगलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और लड़के की कुंडली में मंगल कहाँ है, दसम भाव में है। तो दसम भाव में मंगल हो तो तब तो मांगलिक दोष लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन लड़की की कुंडली में तो सप्तम भाव में मंगल है, तो क्या कहा गया है, वहां उसके समान अगर कोई पापक ग्रह उसी भाव में हो तो विवाह हो सकता है। तो यहाँ सूत्र नहीं लग रहा है, यहाँ उस समान पापक ग्रह कोई है नहीं उस भाव में, ठीक है। मंगल है भी तो दसम भाव में है, तो यह विवाह श्रेयस्कर नहीं होगा। अगर यहाँ मंगल है मान लीजिए और यहाँ शनि रहता सप्तम भाव में, राहु रहता, सूर्य रहता, समझ गए, तो यह विवाह हो जाता, ठीक है। लेकिन इसकी कुंडली में नहीं है तो यह विवाह नहीं होगा उस सूत्र के अनुसार। हर सूत्र का मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको अर्थ सिखाऊंगा, दिखा करके एकदम बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं देखना है कि यह कुंडली मिल रही है कि नहीं, केवल मंगल दोष के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं आगे भविष्य में इस प्रकार की और विश्लेषण करके आप लोगों को सिखा सकता हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि कुमार अथवा कुमारी यानी कि वर वधु दोनों की कुंडली में समान भाव में ही मंगल अथवा तत्समान कोई अन्य पापक ग्रह हो, अर्थात कन्या की कुंडली में जिस भाव में मंगल बैठा हो, जिस भाव में और जिस भाव में अन्य पापक ग्रह बैठे हों, वर की कुंडली में भी उन्हीं भाव में यदि उसके समान अभिष्ट कारक मंगल और अन्य पापक ग्रह हो तो विवाह कल्याण कारक होगा, पुत्र पौत्र आदि देने वाला होगा। जो अभी हम लोग चर्चा की है सेम वही सूत्र है कि उसके समान पापक ग्रह दोनों की कुंडली में होनी चाहिए। उसके पश्चात अगला सूत्र है कि वर वधु की जन्म कुंडली के किसी भी अरिष्ट स्थान में स्थित मंगल यदि वक्री हो या नीच कर्क राशि का हो, समझ रहे हैं, या अथवा शत्रु क्षेत्री मिथुन या कन्या राशि में हो, तो या अस्तंगत हो यानी कि अस्तगत हो यानी कि कम अंश वाला हो, डिग्री में कम हो, या सूर्य से अस्त हो, तो मंगल अरिष्ट कारक नहीं होता है। सबसे पहले समझिए कि वक्री और नीच राशि। देखिए वक्री कैसे होते हैं, जब आप कुंडली देखेंगे तो ये मंगल होगा, उसके बगल में स्टार लगा हुआ होता है, तो आप समझ जाइए कि मंगल वक्री है इस कुंडली में, समझ गए। ये अलग कुंडली है, जब आप खोलेंगे तो उसमें वक्री का चिन्ह दिया होता है। तो अगर मंगल वक्री हो
नीच राशि के हो। नीच राशि किस राशि में होते हैं मंगल? जैसे मान लीजिए यहाँ तो मंगल बैठे हुए हैं, शत्रु क्षेत्री बैठे हुए हैं, शत्रु क्षेत्री यानी कि शनि के राशि में है। लेकिन अगर नीच के मंगल हो, नीच के मंगल यानी कि अगर यहाँ पे मंगल रहते द्वादश भाव में कर्क राशि में, तो भी मंगल दोष नहीं लगता। ठीक है, नीच के मंगल हो, वक्री हो या अस्तंगत हो, यानी कि सूर्य के साथ बैठे हो और वो अस्त हो, तब भी मंगल दोष नहीं लगता है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार। या शत्रु क्षेत्री हो। शत्रु क्षेत्री कौन कौन से हुए? जैसे मान लीजिए लड़के की कुंडली में यहाँ मंगल है, ठीक है, और यहाँ तीसरी राशि है, ये वाली राशि है, और या छठी राशि है, ये वाली राशि है। तीसरी राशि कौन? मिथुन या कन्या राशि में अगर मंगल हो 1 4 7 8 12 किसी भी भाव में, तो मंगल दोष नहीं लगेगा। ठीक है, ये सूत्र हुआ। चलिए अब हम लोग आगे के सूत्र पर बढ़ते हैं। यहाँ पे है शुभ ग्रहों के साथ संबंध करने वाला मंगल अशुभ कारक नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, इनके साथ गुरु रहते, शुक्र ग्रह रहते, ठीक है, तो मंगल दोष नहीं लगता। शुभ ग्रहों के साथ रहने वाला मंगल अशुभ कारक नहीं होता है, क्योंकि दो ही ग्रह को शुभ ग्रह की विशेष उपाधि दी गई है, गुरु और शुक्र को। तो अगर गुरु और शुक्र के साथ मंगल हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। उसके बाद कर्क लग्न में स्थित मंगल कभी भी अनिष्ट कारक नहीं होता। वही मैं अभी चर्चा किया था जो नीच राशि वाला। अपने नीच राशि में स्थित अथवा शत्रु क्षेत्री मंगल या अस्तंगत हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। ठीक है, वही सूत्र है सेम नीचे वाले श्लोक में भी। उसके पश्चात हम लोग समझते हैं प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश, इनमें से किसी एक स्थान में मंगल बैठा हो तो वह वर वधु का विघटन करता है, परंतु यदि वह अपने घर का हो, उच्च का हो किंवा मित्र क्षेत्रीय हो तो दोष नहीं लगता हो। अब अपने घर का क्या हुआ या उच्च का क्या हुआ? तो उच्च सीधा समझिए, मंगल अगर मकर राशि में, मकर राशि में अगर मंगल हो 1 4 7 8 12 में, यानी कि 1 4 7 8 और 12, इसमें कहीं भी मंगल हो, लेकिन अगर मकर राशि में हो, उच्च का हो या कर्क राशि नीच का हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। उसके पश्चात लिख रहे हैं यहाँ पे स्वराशि। स्वराशि कौन सा हुआ मंगल का? 1 और 8, यानी कि अगर मंगल 1 4 7 8 12 किसी भी मंगल वाले भाव में बैठे हों, लेकिन वह वृश्चिक राशि में हो या मेष राशि में मंगल हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। ठीक है, अपने राशि में हो तो भी मंगल नहीं लगता है दोष। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सूत्र है, भावार्थ लिखा हुआ है, मेष राशि का मंगल लग्न में, धन का व्यय भाव में, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में, मीन का मंगल सप्तम भाव में, कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में हो तो मंगल का दोष नहीं लगता है। ये सूत्र आप समझ लीजिए। मेष राशि का मंगल लग्न में हो तो मंगल दोष नहीं लगेगा। धन का जो मंगल है व्यय भाव में हो, जैसे यहाँ पे 12वीं राशि लिखी गई हो, यानी कि 12 मेष लग्न की कुंडली हो और यहाँ मंगल हो, 12 अंक लिखा हुआ हो तो मंगल दोष नहीं लगेगा। वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में, जैसे मान लीजिए ये चतुर्थ भाव है, यहाँ पे वृश्चिक राशि लिखा हुआ, 8 अंक लिखा हुआ हो और मंगल हो तो मंगल दोष नहीं लगेगा। समझ गए? उसके पश्चात मीन राशि, मीन का मंगल सप्तम भाव में, यानी कि मीन का, जैसे क्षमा कीजिएगा, ये धनु का मंगल व्यय भाव में, तो यहाँ 9वीं राशि यानी कि 9 लिखा हुआ हो तो मंगल दोष यहाँ पे नहीं लगेगा अगर उसमें मंगल बैठे हो। मीन का मंगल लिखा हुआ है सप्तम भाव में, ठीक है, यानी कि यहाँ 12वीं राशि लिखी हुई हो और यहाँ मंगल बैठा हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। समझ गए? उसके पश्चात हम लोग, एक मिनट, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुंभ राशि का मंगल अष्टम स्थान में, यानी कि ये जो 11 यहां लिखा हुआ है, अगर 11 यहां लिखा हुआ होता और मंगल होता तो भी मंगल दोष नहीं लगता। समझ गए? अब चलिए हम लोग आगे के सूत्र पर बढ़ते हैं। आगे अगला सूत्र है, जिस कुमार अथवा कुमारी की कुंडली में चौथे, सप्तम, अष्टम, द्वादश आदि अरिष्ट स्थान में स्थित एक स्थान में मंगल बृहस्पति से अथवा चंद्रमा के साथ बैठे हो किंवा यानी कि या चंद्रमा केंद्र में हो तो मंगल दोष नहीं लगता। अब समझिए, जैसे मान लीजिए यहां मंगल बैठे हैं, इनके साथ चंद्रमा बैठे होते या गुरु बैठे होते तो मंगल दोष नहीं लगता। लेकिन या गुरु से और चंद्रमा से केंद्र में हो, तो यहां से गुरु से 1 4 7 यानी कि गुरु से भी केंद्र में है। केंद्र में कैसे होते हैं ग्रह? केंद्र में ग्रह होते हैं, ये 4 जो भाव हुआ इसको केंद्र भाव कहते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए 1 4 7 3 जगह मंगल है और इन चारों में से कहीं भी गुरु है। सीधा समझिए, इन 3 भाव में, यानी कि इसमें भी मंगल है, इसमें भी मंगल है, इसमें भी मंगल, यानी किसी कुंडली में किसी एक भाव में मंगल है और इन चारों में से कहीं भी गुरु है या चंद्रमा है तो मंगल दोष कट जाएगा। समझ गए? इन चारों में कहीं भी गुरु हो या चंद्रमा हो
तो मंगल दोष कट जाएगा। या मंगल के साथ गुरु बैठे हों किसी भी भाव में, इसमें भी बैठे हों या व्यय भाव में बैठे हों या इन तीनों भाव में बैठे हों, तो भी मंगल दोष कट जाएगा। समझ गए। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि का होकर मंगल चौथे या सातवें स्थान में हो, स्वक्षेत्री हो या स्व राशि में हो, स्व उच्च राशि में हो, तो मंगल दोष नहीं लगता। अभी हम लोग चर्चा किए थे, मेष क्या हुआ, स्व राशि हुआ, कर्क राशि नीच के हुए, वृश्चिक अपने राशि में हुए और मकर राशि उच्च के राशि में, इन सभी में मंगल होंगे तो मंगल दोष वैसे भी नहीं लगेगा। समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र अथवा त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हो तथा 3, 6, 11 स्थानों में पापक ग्रह हो और सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो तो भी मंगल जनित दोष नहीं लगता है। समझिए, यहां क्या सूत्र दिया गया, केंद्र और त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हो। केंद्र तो हम लोग समझ गए, इस चारों को केंद्र कहते हैं। त्रिकोण किसको कहा जाता है, अगर आप कुंडली देखते होंगे तो त्रिकोण कहा जाता है 5, 9 और 1, ये त्रिकोण भाव हुआ। ठीक है, कुछ लोग केवल 5, 9 को मानते हैं, लेकिन 1, 5, 9 इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। इसमें अगर शुभ ग्रह हो, यानी कि गुरु यहां हो, ठीक है, या शुक्र हो, ठीक है, ये शुभ ग्रह यहां पे हो, उसके पश्चात एक सूत्र है यहाँ पे, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो। ठीक है, यानी कि इस भाव का, जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो शनि अगर इस भाव में रहते, ठीक है, उसके पश्चात 3, 6 और 11 इसमें पापक ग्रह हो। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, 3, 6, 11 में अगर पापक ग्रह हो, इन तीनों भाव में अगर कोई भी पापक ग्रह हो, शनि, राहु, केतु, ये सब पापक ग्रह यहाँ पे हो, या सूर्य, उसके पश्चात तो मंगल दोष नहीं लगता है। इस सूत्र के अनुसार भी मंगल दोष नहीं लगता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात एक और सूत्र है, द्वितीय स्थान यदि मिथुन और कन्या राशि हो, 12वां स्थान यदि वृषभ और कर्क राशि हो, चतुर्थ स्थान यदि मेष और वृश्चिक हो, सप्तम स्थान यदि मकर और कर्क हो, अष्टम स्थान धनु और मीन हो, और उन स्थानों में बैठे हुए मंगल का दोष नहीं लगता है। और कुंभ तथा सिंह राशि स्थित अरिष्ट स्थान की होवे तो उस स्थान में भी मंगल दोष नहीं लगता है। इसको आप पढ़ लीजिए। द्वितीय स्थान में मिथुन और कर्क राशि हो, या फिर 12वें भाव में वृषभ और कर्क राशि हो, ठीक है, चतुर्थ स्थान में मेष और वृश्चिक राशि हो, सप्तम स्थान में मकर और कर्क हो, तो इन स्थानों में मंगल अगर बैठे हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। उसके पश्चात ये है, यदि वर और वधु की कुंडली में लग्न में चंद्रमा में और शुक्र से प्रथम, द्वितीय, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश, इन 6 स्थानों में किसी भी एक स्थान में यदि मंगल एक ही प्रकार से बैठा हो, अर्थात वर की कुंडली में जिस स्थान में बैठा हो उसी स्थान में कन्या की कुंडली में भी बैठा हो, और वधु की कुंडली में जिस स्थान में बैठा हो, वर की कुंडली में भी उसी स्थान में बैठा हो, तो दोनों का दाम्पत्य जीवन अस्थायी होता है। यानी कि जिस भाव में उधर बैठा हो मंगल, इधर भी वैसे ही बैठा हो, तो मंगल दोष नहीं लगता है। धन धान पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है और दोनों का जीवन सुखमय गुजरता है। समझ गए। केवल लग्न से ही, ये केवल लग्न है, देखिए केवल लग्न से नहीं देखते हैं मंगल, लग्न और चंद्रमा दोनों से मंगल देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको चंद्र कुंडली दिखाई दे रहा होगा, इससे भी आपको देखना है। कैसे देखना है, जैसे इसमें देखेंगे तो 1, 4, 7, 8 और 12, आपको 1, 4, 7, 8 और 12 कहीं भी मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मंगल कहाँ है, तो ये नवम भाव में मंगल बैठा हुआ है। तो लड़के की कुंडली में तो मंगल किसी भी प्रकार से नहीं है, लेकिन लड़की के कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पे भी चंद्र मांगलिक लगनी है, लड़की है। ठीक है, चंद्र मांगलिक यहाँ पे लड़की है। समझ गए। तो यहाँ पे आप क्या प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि लग्न के हिसाब से तो ये कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से यह कुंडली मांगलिक है। तो विवाह करने से पहले क्या परिहार करना है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जिस किसी की जन्म की कन्या की जन्मकालिक ग्रह संख्या के अथवा प्रश्नकालिक बाल विधवा यानी कि मंगल दोष हो, तो सीधा समझिए, अगर किसी कुंडली में मंगल दोष हो तो कन्या को सावित्री का अथवा पीपल का व्रत करा करके, ठीक है, सावित्री एक व्रत आता है, वट सावित्री का व्रत, वह करा करके, या पीपल के साथ एकांत में विवाह करा करके, विष्णु की मूर्ति के साथ, या किसी घट यानी कि जो कुंभ विवाह करते हैं, ये सब करा करके, या मंगल शांति इत्यादि करा करके विवाह किया जा सकता है। इससे जो वैधव्य दोष है, मंगल का दोष है, वह कट जाता है। समझ गए। आपको अब समझ में आ गया होगा कि मंगल दोष कैसे लगता है और कैसे कटता है। एकदम डिटेल में आप इस पर चर्चा किया गया है कि मंगल दोष कैसे लगता है और कैसे कटता है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ नंबर आ रहा है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
अगर आपके पास मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है कोई किसी प्रकार का, तो उससे भी आप देख सकते हैं, और इन सूत्रों के हिसाब से कहीं भी मंगल दोष आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।